नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 28 दिसंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ही कुछ बड़े न्यूज़ डिस्कस करने हैं आज, और थोड़ा सा वीडियो भी देर से आ गया है आज, तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार, जल्दी कभी देर हो जाता है। देखिए हेडलाइन क्या है, पहले हेडलाइन को देखिए, और आईआर का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज बताऊंगा मैं, डिस्कस इसको किसी और दिन में कर दूंगा। क्या है आईआर का इंपॉर्टेंट टॉपिक? तो अपने जो विदेश मंत्री हैं वो गए हैं रूस की यात्रा पर, और भारत और रूस के राष्ट्राध्यक्षों की जो एनुअल बैठक होती है वो इस बार नहीं हो पाई है, और उम्मीद की जा रही है कि होगी, जल्द ही होगी। और भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट भी किया है रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कि आप आइए रूस में, और उनको लोकसभा इलेक्शन के लिए ऑल द बेस्ट भी बोला है। साथ ही साथ परमाणु जो आपको मैंने बताया था कि परमाणु ईंधन को लेकर और कुडनकुलम परमाणु संयंत्र जो है तमिलनाडु में, उसको लेकर भी डील हुई है ना। उसके अलावा और क्या है हेडलाइन कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो जो कस्टडी में 3 लोगों की डेथ हो गई थी, आर्मी के कस्टडी में 3 लोगों की डेथ हो गई थी, उनसे मिले हैं रक्षा मंत्री जी, और उनको बोला है कि न्याय ज़रूर मिलेगा आपको। आर्मी ने 8 लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें से 3 लोगों की डेथ हो गई। इस 8 लोगों में एक 15 साल का बच्चा भी था जो माइनर है, 18 साल से कम उम्र का है, उसको भी अरेस्ट किया गया था, उसको भी मारा पीटा गया है, ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और जो 5 लोग बच गए हैं वो 5 लोग हॉस्पिटल में हैं। उन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत सी विभत्स बयान है। किसी ने बोला कि मेरे शरीर के ऊपर का चमड़ी ही गायब है, इतना मारा गया है, और मिर्च रगड़ा गया है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। देखिए आर्मी तो प्रोफेशनल है, कभी कभार गलतियां हो जाती है, तो वही एक मिस्टेक है जिसको बढ़ा चढ़ा कर बाकी लोग दिखाएंगे, और ये गलत है। ठीक है, गलत है, कस्टडी में डेथ नहीं होना चाहिए, लेकिन किस परिस्थिति में वो लोग ऑपरेशन को अंजाम देते हैं ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों को देखेंगे, और आज कस्टडी डेथ को हम लोग डिस्कस भी करेंगे। साथ ही आर्मी के जो चीफ हैं वो भी गए जम्मू कश्मीर, उन्होंने भी वहाँ पर दौरा किया और बताया कि भाई प्रोफेशनल तरीके से आप लोग काम कीजिए, इस तरह से काम नहीं होना चाहिए। आर्मी का काम है कि भाई विश्वास को भी आप जीतो लोगों के, और सुरक्षा भी करो, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी पड़ेगी। तो इसी को लेकर आज हम लोग डिटेल में कस्टडी डेथ को भी देखेंगे कि किस राज्य में कितना ज़्यादा कस्टडी में डेथ होता है, क्या आर्मी में ही होती है, क्या पुलिस नहीं करते हैं क्या, उसको भी देखेंगे हम लोग के। और देखिए कल क्या हुआ चेन्नई में, इन्नौर, मैंने आपको बताया था, इन्नौर एक जगह है चेन्नई के पास, मैंने बताया था कि इन्नौर के पास एक खाई भी है, मैंने इन्नौर के बारे में बताया था आपको। और ये कल क्या हुआ कि वहाँ पर अमोनिया गैस लीक का थोड़ा सा एक भय फैल गया, और इन्नौर के पास में ही। तो ये चेन्नई में घटना हुई है गैस लीक को लेकर, लेकिन किसी के हताहत होने की अभी तक तो न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में। एनजीटी ने भी इसको लेकर देखा है, संज्ञान लिया है कि ये चीज़ क्यों हुआ है इन्नौर के पास में, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। बाकी अभी आज का आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं जो साइबर अपराध से जुड़ा हुआ है और भारतीय लोगों का डेटा लीक से जुड़ा हुआ है। क्या है आज का आर्टिकल? और आज का जो आर्टिकल मैं पढ़ाऊँगा आपको, तो बहुत सारे लोगों को एक शौक भी लग सकता है कि ये क्या है, अगर इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, और ये चीज़ें हमारे लिए इतनी नॉर्मल क्यों हैं, इसको चीज़ को लेकर कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा, मीडिया में क्यों नहीं चर्चा हो रहा है इस चीज़ को लेकर। ये कोई साधारण न्यूज़ नहीं है, जो आपको मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये तो हमारे देश को एक तरह से खोखला करने वाला न्यूज़ है। क्या है न्यूज़ आज का? तो देखिए जैसे जैसे दुनिया डिजिटलीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अक्टूबर 2023 में अमेरिकी कंपनी रीच सिक्योरिटी ने उजागर किया कि भारतीयों के निजी डेटा डार्क वेब पर उपलब्ध है। डार्क वेब पर हमारे भारतीयों का डेटा उपलब्ध है। खबरों की भीड़ में इसे अंदाजा करना आसान होता है, लेकिन डेटा के आकार व संवेदनशीलता ने तुरंत इस ओर ध्यान आकर्षित किया है। भारतीय लोगों का डेटा डार्क वेब पर सब्जी के भाव में बिक रहा है, ठीक है, ऑनलाइन खरीद के जिसकी जो मर्जी उस डेटा के साथ कर सकते हैं। और क्या है, इस डेटा सेट का विक्रेता 55% भारतीय आबादी, आधे से ज़्यादा आबादी का डेटा है। डेटा का मतलब होता है आपका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस, फ़ोटो, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। 55 करोड़ भारतीयों का कौन सा सिक्योरिटी है? आजकल के ज़माने में बॉर्डर को सुरक्षित करना केवल सिक्योरिटी नहीं होता है, डेटा को सुरक्षित करना सिक्योरिटी मानी जाती है। कौन सी सिक्योरिटी? इसमें आधे से ज़्यादा भारतीयों का डेटा ऑनलाइन बिक रहा है, लोग बोली लगाकर खरीद रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, सत्यापन योग्य संवेदनशील सूचना प्रदान करने का दावा कर रहा है। ये जो बेचने वाली है ना, ये दावा कर रहा है, और इसके संबंध में भारत सरकार ने, अब सुनिए जरा ध्यानपूर्वक, हापुड़ से
और जगह जगह से 2-3 लोगों को गिरफ्तार भी किया था जिन्होंने बेचा था। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से सारा का सारा डेटा लीक हुआ है। 2 महीने पहले लीक हुआ था, लेकिन अपने देश में जहां पर मीडिया मरी हुई हो वहां पर इन चीज़ों की आप चर्चा भी नहीं सुन सकते मीडिया में। इस डेटा के थ्रू क्या सब हो सकता है, किसी के भी नाम पर कोई भी सिम खरीद सकता है। अगर कोई इस तरह के गलत काम करना चाहे तो बैंक का आपका सारा का सारा इन्फॉर्मेशन लीक हो सकता है, क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोटो, हर चीज़ है गलत लोगों के हाथों में। तो कोई भी मिसयूज हो सकता है इसका। और भी बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, किसको क्या पता कितना डेटा लीक हुआ है कितना नहीं। कुछ स्पष्टीकरण तक नहीं आती है गवर्नमेंट्स की तरफ से इस पर, है ना। देखिए इसी को क्या है कि इन सूचनाओं में लोगों के नाम, अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, फ़ोन नंबर, आधार नंबर जो बैंक से, पैन कार्ड से हर जगह जुड़ा होता है। इस आधार में तो भारत में हर चीज़ का जुड़ा होता है। पासपोर्ट का नंबर, पता जैसे व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी भी शामिल है। पासपोर्ट का नंबर, आधार नंबर, ये सब कुछ शामिल है। मात्र $80,000 पर इस डेटा की बिक्री की जा रही है। सक्रिय दिल्ली पुलिस ने 18 दिसंबर इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। यानी कि ये मामला सच है, इसको नहीं झुटला सकते हैं वो आप। 4 लोग गिरफ्तार किया था दिल्ली पुलिस। गिरफ्तार करने से क्या होता है साइबर क्राइम में, वो तो बिक रहा है। $80,000 में 50% भारतीयों का डेटा बिक रहा है ऑनलाइन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैंने सब्जी का भाव बोला था। साइबर हमलों के प्रति भारत कितना संवेदनशील है। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की बड़ी और बढ़ती आबादी पाई जाती है, जहां वर्ष 2022 में 52% से अधिक आबादी 759 मिलियन लोग माह में कम से कम एक बार इंटरनेट का उपयोग कर रहे थे। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार है। 2050 तक यह संख्या बढ़कर 900 मिलियन होने की उम्मीद है, और फिर भी भारतीय लोगों का डेटा बिक रहा है। भारत तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था है, जहां स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वित्त, खुदरा और कृषि जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एवं सेवाओं पर निर्भरता रखते हैं। भारत की पुरानी पड़ चुकी अपर्याप्त साइबर सुरक्षा अवसंरचना, नीति, जागरूकता, हैकर्स के लिए सिस्टम, अंतराल एवं कमजोरियों का लाभ उठाना आसान बनाती है। मतलब कुछ नहीं, सिस्टम जंजार बना रखा है आपने। डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल भारत, फलाना ठिकाना का केवल और केवल नारा है। 55 करोड़ भारतीयों का ये मामला थोड़ा सा इतना आसान भी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। आजकल के दौर में किसी के पास आपका फ़ोन नंबर, आधार कार्ड नंबर और ईमेल आईडी, पासपोर्ट नंबर, आपका एड्रेस, ये सब कुछ जब उपलब्ध हो ना, तो आपके साथ कौन कौन से क्राइम कर सकता है आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और 1-2 आदमी के साथ नहीं हुआ है, 55% भारतीय हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन बोली लग रही है आपके डेटा की, तो वही चीज़ है ये। और क्यों लग रही है? क्योंकि सही से उसको रखा नहीं गया था, और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने सुना है कि सरकार का कोई अधिकारी सस्पेंड हुआ हो इस मामले में, या किसी मंत्री जी ने आकर बयान दिया हो? अमेरिका में ये चीज़ हुआ रहता तो वहाँ पर सरकार गिर जाती। सही सुन रहे हैं आप। भारत में साइबर हमलों से उत्पन्न चुनौती कौन सी है? महत्वपूर्ण अवसंरचना की भेद्यता, संवेदनशीलता। भारत की महत्वपूर्ण अवसंरचना जैसे कि पावर ग्रिड, परिवहन प्रणाली, संचार नेटवर्क साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील है, जो आवश्यक सेवाओं को बाधित कर सकते हैं, सार्वजनिक संरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए अक्टूबर 2019 में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर साइबर हमले का प्रयास किया गया था। कल मैंने आपको कुडनकुलम बताया था। देखिए यहाँ पर न्यूज़, हमारे परमाणु संयंत्र, हमारे पावर ग्रिड, हमारे लोगों का डेटा, रेलवे नेटवर्क, हर चीज़ पर साइबर अटैक होता है। आजकल के ज़माने में युद्ध बॉर्डर पर नहीं लड़े जाते हैं। हर युद्ध के लिए मिसाइल का उपयोग, बम बारूद का उपयोग नहीं किया जाता है। ये भी एक युद्ध है जिसमें आप पहले ही परास्त हो गए जब आपके आधे लोगों का डेटा कहीं पर चोरी हो गया है। तो डेटा ही असली आजकल के दौर में वेपन है, उसको आपको सुरक्षित रखना होता है। वो सुरक्षित नहीं रहा है अभी। वित्तीय क्षेत्र को खतरा है। देखिए क्या है, भारत वित्तीय क्षेत्र को उन साइबर अपराधियों को साइबर हमले के उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है जो चोरी या जबरन वसूली से लाभ कमाना चाहते हैं। बैंक, वित्तीय संस्थान, ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों पर साइबर हमले होते रहते हैं अपने देश में। उदाहरण के लिए 2020 में सिटी यूनियन बैंक के स्विफ्ट सिस्टम पर एक मालवेयर हमले के कारण $2 मिलियन का अनाधिकृत लेन देन हुआ। $2 मिलियन का अनाधिकृत लेन देन हुआ था एक सिटी यूनियन बैंक के स्विफ्ट सिस्टम पर अटैक के बाद। ठीक है, डेटा उल्लंघन और गोपनीयता संबंधी चिंताएं तो है ही। बहुत सारे लोगों का डेटा लीक हो जाता है। कोई डेटा के लोगों को भी परवाह नहीं होती, धड़ल्ले से कहीं पर भी ईमेल आईडी दे देते हैं, ऑनलाइन जाकर अपना फ़ोटो को PDF में बदलते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए कहीं भी। जब तक वेबसाइट ऑथेंटिकेटेड नहीं हो वहाँ पर अपना नाम तक मत लिखिए। ठीक है, उदाहरण के लिए मई 2021 में
कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट 2020 जिसका उपयोग आईआईएमएस में आवेदन के चयन के लिए किया जाता है, पता है आपको, आईआईएम में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, के 1,90,000 उम्मीदवारों को व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी एवं परीक्षा परिणाम को लीक कर दिया गया था। जो लोग आईआईएम मैनेजमेंट में जा रहे हैं, जो कल को जाके बड़े बड़े कंपनी के सीईओ और पता नहीं क्या क्या बनेंगे, उनका डेटा बाजार में बिका हुआ है। सामान्य चीज़ नहीं है ये। कब की बात है? मई 2021 की। और आज से पहले तो आपको पता भी नहीं होगा अगर मैं नहीं बताता आपको तो, क्योंकि हमारे यहाँ पर इन चीज़ों को डिस्कस किया ही नहीं जाता है। साइबर क्राइम फोरम पर बिक्री के लिए उपलब्ध कर दिया गया था, और बिक्री के लिए उपलब्ध कर दिया गया था, बोली लगाओ, भारतीयों का डेटा खरीदो। साइबर जासूसी अन्य देशों या संस्थाओं की जासूसी करने, उनके हितों को नुकसान पहुंचाने के साइबर हमलों का उपयोग करने की प्रक्रिया है। और इसी के तहत हमारे देश में साइबर जासूसी बहुत बड़े स्तर पर देखी गई है। हनी ट्रैप से लेकर बाकी अलग अलग चीज़ों साइबर जासूसी की जाती है। उदाहरण के लिए 2020 में एक पाकिस्तानी थ्रेट एक्टर ऑपरेशन साइड कॉपी नामक साइबर जासूसी अभियान का पर्दाफाश हुआ, जिसने मालवेयर और फिशिंग ईमेल के साथ भारतीय सैन्य व राजनीतिक कर्मियों को लक्षित किया था। फिशिंग ईमेल क्या होता है? फिशिंग का मतलब एक छोटा समझा देता हूँ। फेसबुक का एक डुप्लीकेट फेसबुक पेज बनाया, मैं भी बना सकता हूँ, मुझे पता है ये चीज़ कैसे की जाती है। इस फेसबुक के डुप्लीकेट पेज का लिंक मैंने आपको भेजा, आपने उस पर अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड डाला। उसके बाद से जैसे ही आपने क्लिक किया लॉगिन पर, ये लॉगिन की जगह बता देगा कि यूज़र आईडी और जो पासवर्ड है वो गलत डाला है आपने, या पेज बंद हो जाएगा या कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। लेकिन आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो मेरे ईमेल पर आ जाएगा। बहुत ही छोटा सा प्रोसेस होता है, 10 मिनट का ये काम होता है। फेसबुक का जो पेज होता है उसके बैकडोर पर जो भी आपको कोडिंग दिखती है उसको कॉपी कीजिए, नोटपैड में उसको पेस्ट कीजिए, HTML डॉट्स उसको सेव करके देखिए, आपका एक फेसबुक का डुप्लीकेट पेज बन जाता है। ठीक ना? तो इतना ये मुश्किल भी नहीं होता है। लेकिन क्या है ये? तो ये फिशिंग करके भारतीय अधिकारियों को बहुत बड़े स्तर पर ईमेल और मालवेयर के जरिए, मालवेयर अलग होता है, इसके जरिए क्या किया गया था? तो फंसाया गया था। ठीक है। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स, अब ये क्या होता है? APT जटिल एवं दीर्घकालिक साइबर हमले होते हैं जो आमतौर पर संसाधन संपन्न व कुशल समूहों द्वारा किए अंजाम दिए जाते हैं। ये हमले लक्ष्य के नेटवर्क में घुसपैठ करने, लंबे समय तक छिपे रहने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये क्या होता है? देखिए, हर देश में हर छोटे छोटे ग्रुप होते हैं जो सरकार द्वारा समर्थित हो, तो वो क्या करते हैं? वो ऑर्गेनाइज करके साइबर अटैक करते हैं, आपके नेटवर्क में घुसपैठ करेंगे और वहाँ पर चुपचाप जाकर बैठ जाएंगे और सब चीज़ों पर निगरानी रखेंगे, सुनेंगे, उसको कॉपी कर सकते हैं, डेटा को चुरा सकते हैं, जो मर्जी वो कर सकते हैं। APTs का पता लगाना, उनका मुकाबला करना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि वे सुरक्षा उपाय से बचने के उन्नत तकनीक उपकरणों का उपयोग करते हैं और इसी के द्वारा क्या करते हैं वो, उनको पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। उदाहरण के लिए फरवरी 2021 में रेड एको नामक साइबर सुरक्षा फर्म ने खुलासा किया कि चीन से जुड़े APT समूह ने भारत के बिजली क्षेत्र में 10 संस्थाओं को मालवेयर से निशाना बनाया था। चारों तरफ से आप पर अटैक हो रहे हैं, साइबर अटैक हो रहे हैं, मालवेयर अटैक हो रहे हैं, तरह तरह के अटैक हो रहे हैं, और आप केवल और केवल ज़मीनी सुरक्षा की बात करोगे आजकल के युग में, तो ये गलत होगा। देश के नागरिकों के साथ धोखा होता है ना, जो संभावित रूप से भारत में पावर आउटेज का कारण बन सकते थे। इसके कारण से भारत का पावर का पूरा सप्लाई कम किया जा सकता था या बंद किया जा सकता था। आपको याद नहीं होगा 2020-21 में मुंबई में पावर जो सप्लाई है उस पर साइबर अटैक हुआ था, जिसके कारण से मुंबई लोकल जहां चल रही थी बिजली के द्वारा, रेल जो चलती है वो तक रुक गई थी। ठीक है। आपूर्ति श्रृंखलाओं की भेद्यताएं, आपूर्ति श्रृंखला संबंधी भेद्यता या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर घटकों में मौजूद कमजोरी को संदर्भित करती है, जिनका उपयोग सरकार और व्यवसायों द्वारा अपने संचालन के लिए किया जाता है। साइबर हमलों का इन घटकों पर निर्भर सिस्टम और सेवाओं को प्रभावित करने के लिए इन कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं और व्यापक क्षति पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए दिसंबर 2020 में नेटवर्क प्रबंधन उपकरण प्रदान करने वाली अमेरिकी अवस्थित सॉफ्टवेयर कंपनी SolarWinds पर एक वैश्विक साइबर हमले ने कई भारतीय संगठनों को प्रभावित किया था, जिनमें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आदि शामिल थे। इन सभी को प्रभावित किया था। कब? तो जब 2020 में अमेरिका के SolarWinds पर अटैक हुआ तो उसके कारण से भारत प्रभावित हुआ था। ओके, अगला क्या है? साइबर सुरक्षा के लिए कौन सी नई प्रमुख पहलें की गई? अब अगला क्या देखेंगे हम लोग? पहलों को देखेंगे, सरकार क्या कर रही है। ये सब पहले ज़रूर चला रही है, लेकिन जवाबदेही सबसे पहले ज़रूरी होता है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए भाई। 55% भारतीयों को डेटा लीक हुआ है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई एक सवाल नहीं पूछ रहा है सरकार से, ना तो सरकार जवाबदेही बन रही है। देखो, ये गलत है। आजकल के ज़माने में डेटा लीक ही सबसे बड़ा लीक होगा।
पैसे चले जाएं तो मायने नहीं रखता है, लेकिन डेटा चला गया तो अगली बार फिर से पैसे जा सकने का डर होता है। डेटा ही सब कुछ है आजकल के ज़माने में। अगर वो लीक हुआ है तो बहुत कुछ लीक हुआ है, उस पर वार्तालाप होनी चाहिए और डिटेल में होनी चाहिए भाई, जवाब देना चाहिए। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति है, भारत सरकार ने बनाया हुआ है। इस नीति का लक्ष्य नागरिकों, व्यवसायों, सरकार के लिए सुरक्षित और प्रत्याशित साइबर स्पेस का निर्माण करना। ये साइबर स्पेस सूचना और संरचना की रक्षा करने, साइबर हमलों को रोकने, जवाबी कार्रवाई के लिए क्षमताओं का निर्माण करने, संस्थागत संरचना, व्यक्तियों, प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी, ये सब कुछ करने का काम करती है। साइबर सुरक्षित भारत, ये पहल भी शुरू किया गया था। ये पहल क्या है अब? तो ये पहल साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, सभी सरकारी विभाग में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी के अग्रिम पंक्ति आईटी कर्मचारी सुरक्षा उपाय का सृजन करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र भी है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इस केंद्र की स्थापना कानून प्रवर्तन एजेंसियों को व्यापक एवं समन्वित तरीके से साइबर अपराध से निपटने के लिए रूपरेखा परितंत्र प्रदान करने के लिए की गई। इसके 7 घटक हैं। नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिकल यूनिट है, इसमें नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, साइबर अपराध जांच दल के लिए एक मंच भी है, साइबर अपराध फॉरेंसिक प्रयोगशाला भी है, राष्ट्रीय साइबर क्राइम प्रशिक्षण केंद्र भी है, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट भी है, और क्या है तो और है राष्ट्रीय साइबर अनुसंधान नवाचार केंद्र भी है। ये सब के सब पहल भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। बोटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर भी भारत सरकार ने बनाया हुआ है, जिससे देश के जो डेटा हैं और देश जो है वो साइबर तरीके से सुरक्षित रह सके। ये ध्यान में रखिएगा। और लेकिन मुख्य रूप से खतरों के बारे में बताना था, इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है। इसका प्रभाव बहुत सारे स्तरों पर पड़ सकता है। भारतीयों को निशाना बनाया जा सकता है साइबर हमलों के द्वारा, पर्सनल अटैक हो सकते हैं लोगों पर, और उनके फ़ोन का, ईमेल का, फ़ोटो का, आधार कार्ड का, इसका मिसयूज़ भी बड़े लेवल पर हो सकता है। बैंकिंग सिस्टम जो है वो भी इससे प्रभावित हो सकती है। राशन कार्ड भी भारत सरकार जो बांटती है, राशन जो बांटती है वो भी आधार के द्वारा ही बांटती है, तो वो भी प्रभावित हो सकता है। भारत सरकार ने चुनाव का जो आपका वोटर आईडी कार्ड होता है उसको भी आधार से जोड़ने की बात की थी, तो वो भी अब इससे थ्रेट में आ गया है। इसके साथ साथ पैन कार्ड भी आधार से जुड़ा होता है, वो भी थ्रेट में आ गया है। फ़ोन भी आपका थ्रेट में आ गया है, और आधार से तो पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है, सब थ्रेट में आ गया है। तो इसलिए फूक फूक पर भारत सरकार को कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में इस डेटा का मिसयूज होगा। अगर कोई गलत खरीद लेता है तो इसका मिसयूज होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हिरासत में मौत। इसको ज़रा डिस्कस करेंगे, डेटा देख लेंगे कि किस प्रकार से क्या डेटा है और क्यों ये चीज़ गलत होता है। देखिए, हिरासत में मौत एक बहुत ही संगीन मामला होता है, जहाँ पर पुलिस का काम है रक्षा करना। उसने किसी को अरेस्ट किया, पुलिस और आर्मी ने अरेस्ट किया, और उसकी वहाँ पर मौत हो जाए, तो ये क्या दिखाता है कि जिसका काम था बचाना, उसी कारण से मौत हो गई। ये उस मध्यकालीन सोच को दिखाता है जिसमें कैदी को जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो बिना न्यायालय गए ही उसको अपराधी मान लिया जाता है। इतना मारो कि मर जाए वो। ज़रा सोचिए, इमेजिन करके देखिए कितना विभत्स दृश्य होगा वो, है ना। एक 30 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ था, अभी जम्मू कश्मीर का है, जिसमें पूरे शरीर पर मिर्च रगड़ा जा रहा था किसी व्यक्ति का, और वो चीख चिल्ला रहा था। तो ये कितना विभत्स होता है। पूछताछ करने का ये तरीका कहीं से भी सही नहीं होता है, प्रोफेशनल तो बिल्कुल नहीं है ना। तो इसी को ज़रा देखते हैं कस्टोडियल डेथ का भारत में क्या है। सबसे ज़्यादा 80 मौतें गुजरात में हुई थी। उसके अलावा देख सकते हैं आप कि बिहार में भी 2021-22 में, देखिए ज़रा डेटा, 21-22 में 18 हुई हैं, और तमिलनाडु में 4 है, उत्तर प्रदेश में 8 है, महाराष्ट्र में 30 है, गुजरात में भी देख सकते हैं, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग ईस्वी में देख सकते हैं कितना सारा डेथ हुआ है। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा है। ओवरऑल की अगर बात करें हम लोग तो कस्टोडियल डेथ में कोई भी राज्य पीछे नहीं है, ठीक है। सब पुलिस जो है, पुलिस और बाकी जो सुरक्षा एजेंसी, वो खुद को ही न्यायालय मान लेती हैं, तो उसी का परिणाम होता है कस्टोडियल डेथ, है ना। हिरासत में मौत, हिरासत में होने वाली मौत या कस्टोडियल डेथ से तात्पर्य है पुलिस हिरासत में अथवा पुलिस के अलावा जो भी हिरासत में, जैसे आर्मी ने हिरासत में लिया अभी, उसमें भी मौत हुआ है, तो इसके लिए भी इसको भी क्या माना जाता है? कस्टोडियल डेथ ही माना जाता है। ओके। कारावास की सजा के दौरान व्यक्तियों की मृत्यु, इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें बल का अत्यधिक प्रयोग, लापरवाही अथवा अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार भी शामिल होता है, जिसके कारण से मौत हो सकती है। भारत के विधि आयोग के अनुसार, अब विधि आयोग जो भारत में गठित होता है, विधि आयोग के अनुसार गिरफ्तार किए गए अथवा हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ लोक सेवक द्वारा किए गए अपराध हिरासत में हिंसा के समान है, मतलब कि हिंसा होती है। अभी जो मामला है उसके बारे में बताता हूँ। जम्मू कश्मीर में राजौरी का सेक्टर है, वहाँ पर अभी ऑपरेशन चल रहा है। आतंकवादी वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर नेचुरल केव्स हैं बहुत सारे,
उसमें आकर आतंकवादी जो हैं वो छिप जाते हैं, पाकिस्तान से आकर छिप जाते हैं उसमें। वहाँ के लोकल लोग उनको, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो देखा है डिस्कशन में उसकी बातें मैं कर रहा हूँ। लोकल लोग, अब उसमें लोकल जिनको पकड़ा था वो भी हो सकते हैं, उसके अलावा भी कोई लोकल हो सकता है। लोकल लोग इनको फूड प्रोवाइड करवाते हैं और इनको सप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है बहुत दिनों तक उस गुफा में छिपे रहकर अपने हमले को अंजाम दे देते हैं, इसी को रोकने के लिए। और आर्मी ने क्या किया, बहुत सारे लोकल लोग अरेस्ट किया था इसी चीज़ को तोड़ने के लिए, सप्लाई तोड़ने के लिए, ताकि वहाँ पर टेररिस्ट जो हैं उनका ऑपरेशन सफलता से किया जा सके। इसके दौरान कुछ आर्मी मैन भी शहीद हुए थे, जिससे कि रिएक्शन के तहत कुछ लोगों को उन्होंने, अब कोई आपके साथ काम कर रहा है, वो जब शहीद हो जाता है किसी आतंकवादी के हमले में, तो ये तो एक नेचुरल फेनोमेना है कि उस यूनिट में गुस्सा तो होगा ही। तो उसी यूनिट का ये परिणाम था, उसी गुस्से का ये परिणाम था कि कुछ लोगों की डेथ हो गई है। और इसी को ज़रा देखते हैं कि 2017-18 के दौरान पुलिस हिरासत में 146 मामले आए कुल मौत के। उस दौरान 18-19 में 136, और ये डेटा ध्यान में रखिएगा, अगर कस्टोडियल डेथ के बारे में पूछा जाता है तो ये आंकड़े वहाँ पर लिख दीजिएगा। 19-20 में 112, 20-21 में 100 और 21-22 में 175 मामले सामने आए। पिछले 5 वर्षों में हिरासत में सबसे अधिक मौतें गुजरात में, उसके बाद से महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर बिहार का स्थान आता है। टॉप 5 में हम गलत चीज़ों में तो रहते ही हैं, कम से कम अच्छे चीज़ों में बिहार पीछे चला जाता है, लेकिन गलत चीज़ों हम टॉप 5 में झट से जगह बना लेते हैं। ठीक है, तो देख ही रहे हैं। बाकी देख सकते हैं टॉप पर कौन है, वही गुजरात राज्य। गुजरात राज्य टॉप पर है, प्रधानमंत्री जी का स्टेट टॉप पर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन जो राइट कमीशन है, 201 मामलों में मौद्रिक राहत और 1 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। NHRC जो है इसने बोला कि भाई मौद्रिक राहत भी दिया है और 1 मामले में बोला है कि कार्रवाई भी करने के लिए। तमिलनाडु का मामला जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चित रहा था, जहाँ पर 2 दुकानदारों को पुलिस ने अरेस्ट किया, इतना मारा कि दोनों बाप बेटी की मौत हो गई थी पुलिस कस्टडी में। सही सुन रहे हैं आप, ये क्या है, किस मानसिकता को दिखाता है ये कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म की जब आपके अंदर कमी होती है, काम करने का जब आपको तरीका नहीं पता होता, आपको पता होता है कि ये आदमी नहीं है, ये जानवर है, मारो सब कुछ बोल देगा, तभी ऐसी चीज़ें होती हैं। हिरासत में होने वाली मौतों के संभावित कारण क्या है? मजबूत कानून का अभाव है अपने देश में आज भी, संस्थागत चुनौती है, अत्यधिक बल का उपयोग किया जाता है बिना बात के, लंबी न्यायिक प्रक्रिया है, और देखिए होता क्या है दरअसल, देखिए अत्यधिक बल का प्रयोग क्यों करते हैं कि वो भाई इन्फॉर्मेशन मिल सके और ऑपरेशन हो सके, या इन्फॉर्मेशन मिल सके, या कई बार दुश्मनी निकालने के लिए भी। लेकिन देखिए होता क्या, बाकी देशों में क्या किया उन लोगों ने, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके बल का प्रयोग को कम कर दिया उन्होंने, कि फेस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के द्वारा वो जब कोई आदमी बयान दे रहा होता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बता देता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, कितना % सच बोल रहा है, कितना % झूठ बोल रहा है। लाई डिटेक्टर तो अलग मशीन होता है, लेकिन ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है। मतलब कि आपको बल के ऊपर किसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिससे क्या हो सकता है, इसका समाधान हो सकता है। आप समाधान पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा, खुद से भी सोचिएगा इसका समाधान क्या हो सकता है। ठीक है, लंबी न्यायिक प्रक्रिया है अपने यहाँ, इसके कारण से भी ये सब मामले सामने आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुपालन का अभाव है। हालांकि भारत 1997 में उत्पीड़न के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभी समय पर हस्ताक्षर किया, परंतु इसका अनुसमर्थन किया जाना अभी भी बाकी है, जबकि हस्ताक्षर करना केवल संधि में निर्धारित दायित्व को पूरा करने के लिए देश के प्रयोजन को इंगित करता है। दूसरी ओर यह अनुसमर्थन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कानून और तंत्र के प्रभाव में लाए जाने पर भी जोर देता है। भारत ने 1997 पर साइन तो किया था, लेकिन आज तक उसको इम्प्लीमेंट अपने देश में नहीं किया गया है। अन्य कारक क्या हो सकते हैं? चिकित्सा उपेक्षा अथवा चिकित्सीय देखरेख का अभाव हो सकता है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों का खराब प्रशिक्षण भी हो सकता है, ट्रेनिंग नहीं दिया आपने। मनोवैज्ञानिक जो दबाव होता है या इमोशनल जब आप हो जाते हो, उस समय आप किस प्रकार का डिसीजन लेते हो, इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए खास तौर पर, और ये नहीं दी जाती अपने देश में। अथवा जवाबदेही की कमी है, अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। अभी आर्मी का मामला है, इसलिए आर्मी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए 4 लोगों को सस्पेंड भी किया, ट्रांसफ़र भी किया। बड़े बड़े अधिकारी हैं वो, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। लेकिन अगर पुलिस का मामला होता तो पुलिस वालों को तो सस्पेंड तक नहीं करती है पुलिस। ठीक है, आर्मी का मामला था तो आर्मी चीफ वहाँ पर पहुँच गए, रक्षा मंत्री वहाँ पर पहुँच गए जम्मू कश्मीर में। लेकिन देखिए बाकी जगहों पर जब मामला होता है पुलिस का तो दबा दिया जाता है मामले को। केंद्र के कैदी के स्वास्थ्य अथवा मौजूदा चिकित्सीय स्थिति, उसका हिरासत में रहते हुए पर्याप्त रूप से समाधान या इलाज नहीं किया जाता है, जिसके कारण से उसकी मौत हो जाती है। तो कस्टोडियल डेथ के बारे में और भी क्या है, हिरासत के संबंध में उपलब्ध प्रावधान कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 21 है,
कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही आप किसी व्यक्ति को जीवन अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार के तहत एक मौलिक अधिकार होता है ना। और जो कैदी है मौलिक अधिकार तो उसके लिए भी होता है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत परामर्श का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, और ये परामर्श का अधिकार भी नहीं दिए जाते हैं। कई बार अरेस्ट किया, कुछ दिनों में उसकी डेथ हो जाती। अभी जो मामला आया था उसमें अरेस्ट करके ले गई 8 लोगों को, उसके कुछ देर बाद फ़ोन किया उनके घर पर कि 3 लोगों की डेथ हो गई है। ज़रा सोचिए क्या फ़र्क पड़ा होगा उस परिवार के ऊपर। और ये केवल एक शक था, सही है या गलत, केवल शक था, और गलत हुआ है तभी हमारे रक्षा मंत्री भी वहाँ पर गए थे। तो इसलिए गंभीर मामला है ये। ओके, अब इसी को लेकर पूरे दुनिया भर पाकिस्तान क्या प्रचारित करेगा, देखिए हमारे सामरिक रूप से भी नुकसान पहुँचाता है। अब बाकी जो देश हैं जो हमें चाहते हैं यूएन में घेरना या कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया में घेरना, इस्लामिक एसोसिएशन हो या फिर पाकिस्तान हो, ये क्या करेंगे, पूरे दुनिया में अब इस न्यूज़ को प्रचारित करेंगे कि आर्मी ने वहाँ पर 3 लोगों को मार दिया, देखो भारत क्या कर रहा है कश्मीर में। जबकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, कश्मीर में बहुत सारा अच्छा काम किया हमने, लेकिन एक गलत मामले के कारण अब पूरी दुनिया में फिर से कश्मीर को लेकर इशू उठ जाएगा। तो ये होता है इशू। समझ में आ रहा होगा आपको कहाँ से मैंने जोड़ा है इसको। राज्य सरकार की भूमिका, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस व सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सरकार के अंतर्गत होते हैं। मानवाधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकार को उत्तरदायित्व होता है। केंद्र सरकार की भूमिका, केंद्र सरकार समय समय पर सलाह जारी करती है। उसने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को भी अधिनियमित किया है। इसमें लोक सेवकों द्वारा कथित मानवाधिकार उल्लंघन की जाँच के लिए NHRC राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना का भी प्रावधान है। और अपने यहाँ राज्य मानवाधिकार आयोग भी होता है, और नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल भी है, स्टेट ह्यूमन राइट काउंसिल भी होता है अपने देश में। उनका काम है इसकी देखरेख करना और इन चीज़ों पर जवाबदेही को तय करना। ओके, तो ये था कस्टोडियल डेथ का मामला, जिसके संवैधानिक प्रावधान भी बता दिए हैं। अगला क्या है, अगला है आपके लिए ये पेड ग्रुप को लेकर मैं बता देता हूँ। वीकली टारगेट मैंने शुरू कर दिया था, मैंने बताया था कि आपको दूंगा मैं टॉपिक, तो ये दूसरा वीक का टॉपिक है। इससे पहले वीक के टॉपिक में मैंने यूट्यूब कम्युनिटी में भी डाल दिया था, पब्लिक ग्रुप में भी डाल दिया था, सब जगह डालता हूँ टॉपिक। अब इसी के अनुसार अपना आंसर राइटिंग होता है। पहले ही मैं अगले वीक का आज ही टॉपिक दे दिया है 1 से 5 जनवरी के लिए। तो और आपको पहले से ही पढ़ लेना होता है, उसके बाद मैं 1 से 5 जनवरी के बीच इन्हीं टॉपिक से सारे सवाल दूंगा, ठीक है। और आपको पढ़कर उनको लिखना होता है। अब उसके आगे का भी टॉपिक मैं इसी सप्ताह में दे दूंगा, मतलब कि 5 तारीख के बाद का जो वीक आएगा ना, उसका भी टॉपिक मैं इसी सप्ताह में दे दूंगा। बाकी सैटरडे को निबंध होगा, संडे को छुट्टी रहता है। अभी तो 31 और 1 को मैं सवाल नहीं देने वाला हूँ, 31 और 1 को नहीं दूंगा, और इस दिन देना भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक ना। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो पेड ग्रुप आंसर राइटिंग को लेकर, GS1 जल्द ही खत्म होगा अपना, उसके बाद GS2 के टॉपिक भी शुरू करेंगे, फिर करंट अफेयर के टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहता है, आप मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ क्या है, देखिए अगला न्यूज़ क्या लिखा हुआ है। इंडिया आइज 1 बिलियन इन बनाना एक्सपोर्ट इन नेक्स्ट 5 ईयर। देखिए भारत में दुनिया के बनाना का, केला का 26% का उत्पादन होता है। दुनिया में अगर 1 किलो बनाना का उत्पादन हो रहा है तो उसका 26% कहाँ पर उत्पादन होता है, तो भारत में होता है। लेकिन दुनिया भर के एक्सपोर्ट में मात्र 1% की हमारी क्या है, तो मौजूदगी है बनाना एक्सपोर्ट में। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से अपने देश में खपत बहुत ज़्यादा होता है और ख़राब हो जाता है सारा, ये पता होगा आपको। इसीलिए भारत सरकार अब एम कर रही है कि अगले 5 सालों में हम लगभग $1 बिलियन तक का हम एक्सपोर्ट को पहुंचाए अपने इन चीज़ों को लेकर। और क्या है, विद द सक्सेसफुल एक्सपोर्ट ऑफ ट्रायल शिपमेंट ऑफ फ्रेश बनानाज टू द नीदरलैंड थ्रू सी रूट। अब तक हम क्या करते थे, केवल और केवल हवाई रूट के माध्यम से ही बनाना के एक्सपोर्ट करते थे। सी रूट के माध्यम से क्यों नहीं कर पाते थे, ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये PT फैक्ट से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। क्यों नहीं कर पाते थे हम सी रूट के द्वारा, ज़रा सोचिए क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जिनकी जीवन अवधि बहुत ही कम होती है। अब यहाँ से सी रूट के थ्रू नीदरलैंड या यूरोप जाना महीने भर का काम होता है, एक दिन में नहीं पहुँच जाते हम। समुद्र का रास्ता बहुत ही लंबा और टाइम टेकिंग वाला होता है। अब हमने क्या किया है, हमने कुछ ऐसे कंटेनर डेवलप किए, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप की है, या कुछ बनाना को हम इस प्रकार से पैक करके भेज रहे हैं जिससे वो 1 महीने के बाद भी अगर यूरोप पहुँच रही है या दूसरे देशों में पहुँच रही है तो वो ख़राब नहीं होगा। पहले हम केवल प्लेन के थ्रू करते थे। प्लेन के थ्रू में दिक्कत ये होता है ना कि हम मास लेवल पर नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़े स्तर पर हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लेन की कैपेसिटी होती है। जबकि सी रूट में क्या होता है,
कंटेनर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, प्लेन से 20 से 30 गुना तक कैपेसिटी ज़्यादा होती है कंटेनर की और शिप की, है ना, और सस्ता भी पड़ता है। तो अब हमने शिप के थ्रू पहली बार नीदरलैंड को हमने एक्सपोर्ट किया है, देख सकते हैं, यहाँ पर पीटी में ही पूछ सकता है। इंडिया इज नाउ एमिंग एट इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट ऑफ द फ्रूट ऑफ टू 1 बिलियन इन द नेक्स्ट 5 ईयर। ऑफिशियल ने ये चीज़ बोला है कि अगले 5 सालों में, अब हमने एक बार तो एक्सपेरिमेंट करके सक्सेसफुली देख लिया, लेकिन अब अगले 5 सालों में हम फ्रूट एक्सपोर्ट में, अपने यहाँ बहुत उत्पादन होता है फलों का, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बनाना हो या अलग अलग हो, उसका बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि 5 सालों में हम $1 बिलियन तक हम इसको पहुंचाने की लक्ष्य रख रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से फल हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इसमें हो सकता है बनाना, मैंगो, पोमेग्रेनेट, जैक फ्रूट, सब कुछ हो सकता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं। और दुनिया में हम क्या हैं, तो देखिए हम 1% मात्र शेयर करते हैं बनाना एक्सपोर्ट का, जबकि अपने देश में दुनिया के बनाना का 26.5% का उत्पादन होता है, ठीक ना। और बनाना का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो सेंट्रल अमेरिका के देश, कल जो मैंने आपको निकारागुआ दिखाया था, उसके आस पड़ोस के जो देश हैं वहाँ पर बनाना का उत्पादन बहुत ही बड़े स्तर पर होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, शुगर केन का भी उत्पादन वहाँ पर बड़े स्तर पर होता है, बनाना का भी होता है। अपने देश में बनाना का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है। अपने देश में बहुत सारी चीज़ें बहुत बड़े स्तर पर उत्पादित होती हैं, फल और खाने पीने की चीज़ें तो देश में बहुत ही ज़्यादा उत्पादित होती हैं। फिर भी भारत में बहुत सारे लोग भूखे रह जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एम को ध्यान रखिएगा। क्या एम रखना है, अगले 5 सालों में $1 बिलियन, बहुत बड़ा पैसा होता है, बहुत सारा पैसा होता है गुरु। $1 बिलियन का हमने रखा है कि अगले 5 वर्षों में हम फ्रूट एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, पीटी फैक्ट से जुड़ा हुआ था। बाकी अगला भी एक पीटी फैक्ट है, ग्रो लोकल ईट लोकल, बंगाल के फार्मर्स का एक अभियान है, एक फेस्टिवल के तौर पर उन्होंने मनाया है। तो अब पीटी में क्या पूछ सकता है कि ग्रो लोकल ईट लोकल अभियान अभी कुछ दिनों पहले ही किसानों के द्वारा कहाँ पर मनाया गया है, एक फेस्टिवल के तौर पर, तो बंगाल में मनाया गया है। कहाँ पर बंगाल में, तो मेदिनीपुर, अररिया और पूर्वा डिस्ट्रिक्ट और बंगाल के मेदिनीपुर में। हुआ क्या, फार्मर्स पूरे राज्य से इकट्ठे हुए और अपने अपने जो क्षेत्र के मूल चीज़ें हैं उसके बारे में और नॉलेज है कृषि के बारे में, उसको शेयर कर रहे थे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हंड्रेड्स ऑफ फार्मर्स फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रिक्ट ब्रॉट इंडिजिनस वेराइटीज ऑफ पैडी, पल्सेज, वेजिटेबल एंड एक्सचेंज ट्रेडिशनल नॉलेज एमंग देमसेल्फ। और उन्होंने आपस में नॉलेज को शेयर भी किया। मूल रूप से इस अभियान को ध्यान रखिएगा, और इस फेस्टिवल के तौर पर उन्होंने मनाया है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। और बहुत सारे एनजीओ क्या प्लान कर रहे हैं कि सीड बैंक जो है वो ग्रास रूट लेवल पर बनाया जाए। सीड बैंक का मतलब कुछ उत्पादों के बीज का बैंक, बीज बैंक, जो ऐसे उत्पाद जो वहाँ के इंडिजिनस हैं, वहाँ के मूल उत्पाद हैं, उसका बीज बैंक लोकल लेवल पर बनना चाहिए, जिससे क्या हो, वो सुरक्षित व संरक्षित रहें आने वाली पीढ़ी के लिए भी। नहीं तो हाइब्रिड बीज का ऐसा चलन चला है कि जो हमारा मूल था वो गायब हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य जो है उसका छत्तीसगढ़ इसलिए नाम है क्योंकि 36,000, सही सुन रहे हैं आप, तरीके के चावल का उत्पादन वहाँ पर होता था। असम में एक चावल का उत्पादन होता है जिसको उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल और केवल उसको पानी में डाल दो तो राइस जो है वो चावल में बदल जाता है, खाने योग्य। सही सुन रहे हैं आप, कोई इसमें वो गलत नहीं बता रहा हूँ मैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी अपने यहाँ पर इंडिजिनस हैं उपलब्ध। नागालैंड का एक मिर्च है जो दुनिया की सबसे तीखी मिर्च होती है, लेकिन औपनिवेशिक मानसिकता के कारण हमने बोला कि हमारे देश में मिर्च जो है वो पुर्तगालियों ने लाया, जबकि ये गलत है। अपने देश में उससे पहले से भी मिर्च का उत्पादन होता था, ठीक ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस अभियान को ध्यान रखिएगा। ये किनका है, तो बंगाल के फार्मर्स का है, और तो इसमें कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्या है अगला न्यूज़। अगला न्यूज़ है आपका मणिपुर से संबंधित। मणिपुर का जो है न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसने अपने ही ऑर्डर को, जो ऑर्डर उसने कब पास किया था, तो मार्च में 2023 में पास किया था, मार्च 2023 में 27 मार्च को, जिसके बाद एथनिक वायलेंस बड़े स्तर पर मणिपुर में हुआ। क्या हुआ, तो मैतेई समुदाय को हाई कोर्ट ने बोला था कि इनको एसटी का दर्जा दे देते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे देते हैं। अब इसके कारण से वहाँ पर बहुत ही भीषण स्तर पर पता ही आपको क्या क्या हुआ है। तो अब हाई कोर्ट ने बोला है, वहाँ के ट्राइबल्स कम्युनिटी को ये इजाज़त दे दी है कि आप इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन डालिए, और हम इसको रिव्यू करने को तैयार हैं, हम सुनने को तैयार हैं। मैतेई लोगों को हो सकता है कि हम एसटी का दर्जा कभी ना दें, और ये हम वापस ले लेंगे। तो ये मामला है। अब देखिए है क्या मणिपुर का मामला, वो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। देखिए मणिपुर का भूगोल थोड़ा समझाता हूँ। मणिपुर इस तरह से है, फुटबॉल के मैदान जैसा,
जिसमें बीच में क्या है तो फुटबॉल का मैदान है, चारों तरफ स्टेडियम जैसा कुर्सी लगा हुआ है। ये हिली एरिया है, जो कुर्सी पर लगा हुआ एरिया है वो हिली एरिया है। यहाँ पर कुकी और जोमी समुदाय के लोग रहते हैं, जबकि जो मैदानी भाग है इसे मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। मैतेई समुदाय वहाँ के समृद्ध समुदाय हैं। इनको ट्राइब्स का दर्जा देने जाने के बाद ही एथनिक वायलेंस शुरू हो गया था वहाँ पर। मणिपुर राज्य एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है, जिसके मध्य में इम्फाल घाटी खेल के मैदान का प्रतिनिधित्व करती है और आसपास की पहाड़ियाँ गैलरी का घाटी, जिसमें मणिपुर का लगभग 10% भूभाग शामिल है। गैर जनजातीय मैतेई समुदाय का प्रभुत्व है, जो राज्य के 64% से अधिक आबादी का भी निर्माण करते हैं और राज्य के कुल 60% विधानसभा सदस्यों में 40 प्रदान करते हैं। मैतेई समुदाय न केवल आबादी में बहुमत में है, बल्कि उनके पास विधानसभा क्षेत्र में भी बहुमत है। अब इसी समझ जाइए कि अगर उनको एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा तो जो वहाँ के मूल एसटी हैं उनके लिए क्या होगा। राज्य के 90% भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करने वाली पहाड़ियों में 35% से अधिक दर्जा प्राप्त जनजातियों का निवास है, लेकिन वे विधानसभा में केवल 20 ही विधायक भेजते हैं। जबकि अधिकांश मैतेई हिंदू हैं। उनके बाद आबादी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी मुस्लिम समुदाय की है। 33 दर्जा प्राप्त जनजातियाँ, जिन्हें मोटे तौर पर कोई भी नागा जनजाति, कोई भी कुकी जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, मुख्यतः ईसाई हैं। जो कुकी जोमी जिनको कहा जाता है, कुकी जोमी सामान्य तौर पर कह दिया जाता है कुकी, ये ईसाई हैं। और ईसाई पता ही है आपको, कन्वर्टेड वाले होंगे। मूल रूप से ईसाई धर्म कहाँ से आ गया, नॉर्थ ईस्ट में भाई, ये ईसाई हैं। जो मैदान में मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं ये मूल रूप से वैष्णव होते हैं। वैष्णव मतलब भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु और मणिपुर का आपने संकीर्तन का नाम सुना होगा, जिसको यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज में भी शामिल किया गया है, सांस्कृतिक हेरिटेज में मणिपुर का संकीर्तन। और ये कहाँ से उठा, तो ये वहीं से उठा, वैष्णव समुदाय के लोग होते हैं मैतेई लोग। ओके, एसटी दर्जे की मांग के समर्थन मैतेई समुदाय क्या तर्क है। मैतेई के लोगों को एसटी दर्जे की मांग 2012 में मणिपुर अनुसूचित जनजातीय मांग समिति द्वारा शुरू किया गया। 1949 से भारत संघ में राज्य के विलय से पहले मैतेई को जनजाति के रूप मान्यता प्राप्त था। मैतेई समुदाय मानता है कि एसटी का दर्जा समुदाय को संरक्षित करने, उनके पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति एवं रक्षा के लिए उनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर को भारत का 19वां राज्य बनाया गया था। ये ध्यान में रखिएगा, पीटी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया ये। मैतेई समुदाय का मानना है कि उन्हें बाहरी लोगों के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा उपाय की आवश्यकता है। जो मणिपुर की बहुसंख्यक आबादी है उसका ये मानना है कि बाहरी लोगों से उनको रक्षा चाहिए, संस्कृति विरासत को संरक्षित करने के लिए उनको एसटी का दर्जा चाहिए, है ना। लेकिन वहाँ के जनजातीय लोग सिक्योरिटी जारी इम्फाल की घाटी में भूमि खरीदते हैं। मैतेई समुदाय यह आशंका रखता है कि बृहत नागा निगम का सृजन मणिपुर के भौगोलिक क्षेत्र को कम कर देगा, जिसके कारण से मैतेई लोगों का अधिकार जो है वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा। अगला क्या है, अगला है कि 1951 उनकी आबादी मणिपुर की कुल आबादी 59% थी, तो 2011 जनगणना के अनुसार घटकर 44% रह गई है। नागा और कुकी आंदोलन ने भी मैतेई राष्ट्रवाद को हवा दी। 1970 के दशक में जनसांख्यिकीय परिवर्तन और पारंपरिक मैतेई क्षेत्र को सिकुड़ने पर चिंताएं उभरने लग गई और उसके कारण से क्या हुआ, ये जो समुदाय है ये खुद को असुरक्षित महसूस करने लग गए। 2006 से 2012 के अवधि में बाहरी लोगों को रोकने के लिए मणिपुर में इनर लाइन परमिट की मांग उठी। म्यांमार के साथ मणिपुर की पारगम्य सीमा पर कुकी जोमी लोगों के मुक्त आवाजाही ने जनसांख्यिकीय परिवर्तन को भय को हवा दे दी कि मणिपुर में जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहा है, मैतेई समुदाय जो है वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। वही जो पूरे देश में हवा दी जाती है कि हिंदू खतरे में, उसी प्रकार से मणिपुर में हवा क्या दी गई कि मैतेई समुदाय खतरे में है। दोनों जगह दोनों लोग बहुसंख्यक में हैं और उन्हीं को बता दिया जाता है कि आप खतरे में हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है, परिणाम यही होता है जो अभी मणिपुर में हुआ था। मणिपुर की जनसंख्या वृद्धि दर 41 से 51 की अवधि में 12.8% की थी। 51 से 61 के दौरान बढ़कर 35.04% हो गई। 61 से 71 में 37.56% हो गई, जब परमिट प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। मणिपुर में सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता है, मतलब सबसे ज़्यादा नौकरी सरकार देती है। अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण एक तुलनात्मक लाभ का सृजन करता है, जिसके कारण से मणिपुर के जो मैतेई समुदाय है वो सरकारी नौकरी में भी पाने के लिए विधानसभा में उनका प्रभुत्व है, राज्य के संसाधनों पर उनका प्रभुत्व है। अल्पसंख्यक भी नहीं है, बहुसंख्यक है मणिपुर के वो। अब उनको सरकारी नौकरी में भी आरक्षण चाहिए था एसटी के दर्जे के द्वारा। अवसंरचनात्मक विकास जैसे रेलवे का विस्तार जो मणिपुर में अवसरों के द्वार खोलेगा ने असुरक्षा की भावना को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। असुरक्षा की भावना बढ़ती गई और उबाल ऐसे आया कि देख ही रहे मणिपुर का क्या हाल हो गया। मैतेई समुदाय जनसांख्यिकी और राजनीतिक लाभ की स्थिति रखता है, वो अकादमिक रूप से भी अधिक उन्नत है। मैतेई को एसटी का दर्जा मिलने से उनके नौकरी के अवसर की हानि होगी। उन्हें पहाड़ी क्षेत्र में भूमि प्राप्त करने जनजातीय लोगों को वहां से बेदखल करने का अवसर मिलेगा। मैतेई लोगों की भाषा मैतेई या मणिपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और उनमें से कई SC, OBC, EWS दर्जे से जुड़े लाभ तक पहुंच भी रखते हैं।
कुकी और नागा ध्यान दिलाते हैं कि जनजातीय क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 90% हैं, लेकिन इसके बजट और विकास कार्यों का बड़ा अंश मैतेई बहुल इम्फाल घाटी पर केंद्रित रहता है। मणिपुर में जो मैक्सिमम खर्च किए जाते हैं वो इम्फाल घाटी में खर्च किए जाते हैं, जबकि जो 90% मणिपुर का एरिया पहाड़ी एरिया उसमें खर्च कम किए जाते हैं। अब इसी को लेकर वहाँ पर संघर्ष छिड़ा हुआ था, जिसने इथनिक वायलेंस को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया कि अब ये दोनों समुदाय एक दूसरे से नफरत करते हैं, देखना नहीं चाहते हैं। बहुत ज़्यादा विभाजन हो गया, वहाँ का समाज बट गया है। समाज जब बढ़ता है कहीं पर तो इसी प्रकार की विभीषिका सामने आती है। पूरी दुनिया इसका एग्जाम्पल है, कहीं भी देख सकते हैं। और समाज को बांटने का सबसे अच्छा काम कौन करते हैं, तो हमारे माननीय नेतागण। एसटी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया, राज्य सरकार जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की अनुशंसा करती है। राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय उसकी समीक्षा करता है। गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल की अनुमति के लिए भेजता है। अनुमोदन के बाद इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेज दिया जाता है। फिर अंतिम निर्णय के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। एक बार जब विधानमंडल इसे अंतिम रूप प्रदान कर देता है, तब वह संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन के लिए संसद में विधेयक डाला जाता है और आर्टिकल 341, 342 के तहत इस पर अंतिम निर्णय लेता है। कौन? तो संशोधन विधेयक को लोकसभा राज्यसभा में पारित करके इस पर निर्णय लेकर शामिल कर दिया जाता है एसटी में, शेड्यूल ट्राइब में। ये पूरा मामला था। हाल की अशांति क्यों उत्पन्न हुई? जबकि वन क्षेत्रों जनजाति लोग बेदखली और मैतेई के लिए एसटी दर्जे की मांग हाल के प्रमुख प्रेरक कारक रहे हैं। वस्तुतः पिछले एक दशक से विभिन्न मुद्दों को लेकर मैतेई समुदाय जनजातीय समूह के बीच विभाजन बढ़ा है। विभाजन बढ़ते 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 कहाँ पहुँच गया वो तो आपको पता ही है। तो ये मैतेई समुदाय के लोगों का ये पूरा मामला आपको समझाया मैंने। एक और फैक्ट देख लीजिए जो केला वाला मैंने टॉपिक बताया उसमें, कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और कडप्पर जिले को केला क्लस्टर के रूप में अधिसूचित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। बाकी आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। कुछ सुधार की संभावना हो तो भी बता सकते हैं। पेड ग्रुप ज्वाइन करना हो, अगर सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हो तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहता है टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, कहीं पर भी मुझे मैसेज कीजिए, फॉलो कीजिए तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का। चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं 299 में एस्पिरेंट। अगर आप ज्वाइन करते हैं चैनल को तो भी आप क्या कर सकते हैं, आप हिस्सा बन सकते हैं पेड ग्रुप का। ओके, थैंक यू सो मच।